दोस्तों नमस्कार। 4 PM नेटवर्क, 4 PM गुजरात और उसके साथ साथ अब जो नया एक लोगो देख रहे हैं इस तरफ ऊपर, दस्तक, उन सब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब थोड़ा ये जो नया लोगो दिख रहा है उसके बारे में बता दें। ये दस्तक है। ये मुख्य रूप से गुजराती में एक अलग तरह का कंटेंट जनरेट करने की कोशिश करने के लिए इसको जो है ये हमने शुरू किया हुआ है। और इसमें न्यूज़ या करंट अफेयर्स की बातचीत तो होगी स्वाभाविक रूप से, लेकिन कोशिश ये करना चाहते हैं कि इसमें कुछ थोड़ा अलग प्रकार का भी प्रोग्रामिंग हो, जो थोड़ा इससे हट के हो। तो ये दस्तक है, इसका फेसबुक का पेज भी बना हुआ है, इसका यूट्यूब चैनल भी है। और उसके बाद ये भी बता दें कि अभी तो प्रोग्रामिंग जो है वो गुजराती में शुरू की है अभी हमने, पर फिर हिंदी और इंग्लिश उसमें भी हम लोग जो है इसमें कार्यक्रम किया करेंगे। तो आप इसको भी, इस प्लेटफॉर्म को भी जो है अपना प्यार और स्नेह दीजिएगा, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। और अब कार्यक्रम आज का शुरू कर देते हैं भाई। आज का मुद्दा ये है कि गुजरात कांग्रेस में जो जिस तरह से पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में जो बहुत बुरी तरह से हार मिली, सिर्फ 17 विधायक चुन कर आए। और ये एक बड़ी गंभीर बात, और इसको बड़ी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी ले रही है, ये हमको समझ में आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, सत्य शोधक कमेटी, जिसकी रचना की 3 सभ्यों की वो समिति है, वो गुजरात आई हुई है। और वो ऑलमोस्ट सभी जिलों में जाके जो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की ओर से लड़े थे उनसे मिल रही है, उनसे पूछ रही है और जानना चाह रही है कि क्या बदलाव होना चाहिए, क्या कारण है, और कैसे आगे फिर से जो है कांग्रेस को और उसके संगठन को मजबूत किया जाए और लोगों में कांग्रेस के प्रति कैसे विश्वास जगाया जाए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक काम जो है उनको लग रहा है कि करना चाहिए, और कर रहे हैं। हमने, आपको याद होगा, कल गैसुद्दीन शेख साहब से बात की थी, जो दरियापुर विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे, 3 टर्म के वहां के विधायक थे। इस बार वो हारे। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता और बोटाद विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़े थे और वहां वो हारे हैं। उनका नाम है मनहर पटेल साहब। तो अब तो सबसे पहले हम उनको जो स्क्रीन पर आमंत्रित करते हैं कि वो हमसे जुड़ जाए। मनहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात में और 4 PM पे। और ये जो अब दस्तक जो है हमारा, उस पर भी सब ये कोलैबोरेटिव हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका स्वागत है। और बस ये एक जो शुरुआती सवाल है वो बड़ा एक सिंपल सा है कि हमको ये समझ में आ रहा है, जो पता चल रहा है वो ये है कि आपसे जब ये मुलाकात हो रही है, ये जो 3 लोगों की कमेटी है जो जो सच ढूंढने निकली है कि भाई क्या कारण रहा, ये कमेटी को ये कहा जा रहा है क्या, आप ऑलमोस्ट क्या एक ही सुर है सबका, या आपसे भी पूछें कि अगर आपसे बात हुई तो आपने क्या कहा, तो क्या वो ये है कि अब नया नेतृत्व चाहिए, कुछ फ्रेश लीडरशिप चाहिए? और ये जो अब जो 4 5 6 लोग जो हैं, जो कब से वहां बैठे हुए हैं आपकी प्रदेश की कमान को संभालते हुए और फिर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इनकी जगह अब कुछ फ्रेश एकदम, जिसको कहते हैं ना कि यंग ब्लड या फ्रेश ब्लड चाहिए। ये क्या बड़ा मुख्य एक मुद्दा रहा है या और भी कुछ है? और जो भी आपसे आपकी बात हुई वो भी हमको जरा जरूर बताएं कमेटी के साथ। धन्यवाद मयूर भाई। ये नए दस्तक और 4 PM में जो आपने जो शुरुआत किया था 2 साल पहले, अभी आज नए दिन की नई शुरुआत के लिए खूब खूब शुभेच्छाएं। और बात रही हमारी कांग्रेस पक्ष की जो परिस्थिति, वर्तमान सिचुएशन, और आज की तारीख में 3 रिप्रेजेंटेटिव हमारे सीनियर लीडरशिप AICC ने भेजा है गुजरात में, और कहीं न कहीं क्यास निकालने के लिए कि परिस्थिति क्या थी और ये परिस्थिति कैसे हुई, ये दोनों का, और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए 2024 की इलेक्शन के लिए लोकसभा में। तो कुल मिला के मैं बात बताऊँ तो मेरे साथ भी चर्चा हुई। हम भी पूरी गुजरात कांग्रेस प्रदेश समिति एक ये माहौल में है कि आज की तारीख में 17 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारी आई, और बाद में कहीं न कहीं हमको एक अपेक्षित जो परिणाम थे वो भी नहीं आए। इसलिए सब लोगों को एक ऐसा था कि भाई कुछ न कुछ इसमें से कहीं न कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब पूरे गुजरात के कहीं ऐसे संवेदन कार्यकर्ता हैं, लीडरशिप है, उसकी भी सोच थी, उसकी भी मांग थी
कि भाई पार्टी में कुछ न कुछ बदलाव की जरूरत है, या कहीं ना कहीं नतीजा ये सब कैसे आया, परिस्थिति इतनी गंभीर क्यों हो गई, जितनी थी उससे भी ज्यादा गंभीर कैसे हुई। तो ये सब कुल मिला के इसका निष्कर्ष निकालने के लिए कहीं ना कहीं समय परिस्थिति के साथ उसको, पार्टी को क्या हम अभी बचे हुए दिनों में, आगे के दिनों में क्या कर सकते, इसलिए हमारी मांग थी। वो मांग के लिए एआईसीसी ने गंभीरता से लिया और ये तीनों हमारे सीनियर लीडर आए हैं, सभी को मिले। बेसिकली हमारी बात तो हमने ये रखी है कि भाई कहीं ना कहीं जरूर से आमूल परिवर्तन की जरूरत है। आमूल परिवर्तन के लिए आप हमको सुने, अब सभी को सुने, और सीनियर लीडरशिप के साथ साथ जो एक सेकंड अरोड़ की जो दूसरी पंक्ति में जो बैठे हैं, कहीं ऐसे सीनियर लीडरशिप हैं वो भी 25 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार गुजरात में 25 साल से नहीं है। तो 25 साल से जो सीनियर लीडरशिप बोला जाती है, लेकिन ये फ्रंट पे नहीं है। तो ऐसे कहीं ऐसे लीडरशिप है कि लीडर हैं कि ऐसे लोगों को चांस नहीं मिला, तक नहीं मिली, और वैसे ही 25 साल से सोच रहे हैं। हमारी ये कमनसीबी भी हुई कि बाहर से आने वाले लोग कहीं कहीं बड़े पद पे गए और बाद निकल गए, ये भी सिचुएशन बने। इसलिए मैं खुद भी पार्टी का जो रवैया था उसके सामने हमने कहीं क्वेश्चन लगाया, और क्वेश्चन के साथ हमने हमारी बेबाकी से बात रखी, हमारे पक्ष में भी अपना पक्ष रखा, और उस पक्ष के साथ उसने कहीं अच्छी बातें भी उसने नोट भी किया, और हमको भरोसा भी दिया कि हम अगले टाइम में, अगले समय में हम कुछ न कुछ नया जो सब लोग सोचते हैं उसमें से ऐसा बनेगा कि कांग्रेस की ज्यादातर जो हम मिलते हैं उसमें से कहीं मजबूताई हमको साथ में आई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेकंड कैडर है, जो भी मतलब 25-25, 30-30 साल से काम कर रही है गुजरात में कांग्रेस के लिए, तो वो सेकंड कैडर को अब मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट कैडर के जो कहे जाने वाले लीडर्स हैं आपके वहां पे गुजरात में, वो पिछले 25-27 साल में कुछ जलवा दिखा नहीं पाए, ना सरकार बना पाए, ना सरकार बनाने के बिल्कुल करीब भी पहुंच पाए। अगर सबसे ज्यादा करीब आप पहुंचे तो 2017 में थे, जो आपका 77 तक का आपका आंकड़ा पहुंचा था। तो वो भी जो है वो आप समझ लीजिए कि 15 सीट दूर था बहुमत से सरकार बनाने से। तो ये आप सबने मिलकर ऑलमोस्ट बात की, और आपने भी यही कहा है कि सेकंड कैडर जो है गुजरात में, जो बड़ी मजबूत आप बता रहे हैं, उनके हाथ में अब कमान सौंप देनी चाहिए। और जो ये फर्स्ट कैडर वाले, जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ, आपके वहां भरत सिंह सोलंकी साहब है, आपके वहां अर्जुन मोरवाड़े साहब हैं, आपके वहां पे जगदीश ठाकुर जो भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं वो है, या आपके वहां सिद्धार्थ पटेल साहब हैं, ठीक है। शक्ति सिंह गोहिल भले ही अभी दिल्ली बैठे हो, लेकिन अपने आप का अपना एक पैर तो गुजरात में बिल्कुल रखते ही रखते हैं, तो वो भी हैं। तो यही कुछ गिने चुने नाम है, और तो कौन नाम हो सकते हैं मनोहर भाई? मयूर भाई, एक बात और आपके प्रश्न के उत्तर के साथ मैं भी एक मिला के आपको बता रहा हूं कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के हम एक लीडर हैं, इसके साथ हम एक बिजनेसमैन भी है जी। एक बिजनेसमैन की सोच क्या होती है कि हम जिस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बदले में उसका उचित लक्ष्य के मुताबिक होना चाहिए। लक्ष्य के मुताबिक हम जब जितने इन्वेस्ट करते हैं उसमें हम समय खर्च करते हैं, हम एक्सपेंस करते हैं, तो उसके मुताबिक मैं कोई भी बिजनेस करता हूं तो इसके एनुअल में मैं ये सोच करता हूं कि इसमें से मैंने सोचा था उतना मिला कि नहीं मिला। जो नहीं मिलते हैं तो हम एक बार और अखतरा कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन तीसरी बार हम नहीं करते। ये तो राज की बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। आज हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम एक ही बंदे को, एक ही टीम को, एक ही सोच के साथ, एक ही सिस्टम के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, वो कार्यकर्ता के साथ हम काम करते रहे। तो दोषित कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये सब बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है। दोषित मतलब कि विफल कौन होगा, या दोषित निर्दोष दोष नहीं है, लेकिन विफल, निष्फलता जो जिम्मेदार मिली, कौन होगा? हाँ, उसका जिम्मेदार उसकी कौन होगा? हाँ। जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए। और इसमें 50 कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक मजबूत कारण जो होता है वो नेतृत्व का होता है। नेतृत्व के दूरी संचार से पूरा गुजरात का और पूरे देश का काम, पार्टी का काम चलता है। हमें अपेक्षा क्या रखी? हमें ये अपेक्षा रखी है, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के सीनियर कहीं हमारे जैसे लीडर ने भी ये अपेक्षा रखी है कि भाई गुजरात में आमूल परिवर्तन की जरूरत है, और आमूल परिवर्तन के नए जो विकल्प हम बनाएंगे
उस विकल्प में, उस नेतृत्व में 4-5 चीजें को आप आइडेंटिफाई करिए। नंबर 1, उसमें नेतृत्व शक्ति होनी चाहिए, एक क्लीन छवि होनी चाहिए, उसके पास शब्द वाचाल और शब्द भंडोल होना चाहिए, अच्छी तरह से बात रखना आता है, इसमें वाक छटाव होनी चाहिए, मतलब जो सिचुएशन के परिस्थिति मुताबिक मीडिया के सामने बिना घबराए बात रखना चाहिए, उसके पास इतना गहरा अनुभव, डेप्थ होनी चाहिए। और तीसरी बार उसका जो नेतृत्व में तमाम समाज के लोगों को, लीडर को, सीनियर लीडर को भी साथ में रखने की इसके पास वो होने चाहिए कि जो हम उसका तजुर्बा होना चाहिए, मतलब एक ऐसे एक सोच होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेके उसके को रिमूव। तो ये सिचुएशन में मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस इसके बारे में गंभीरता से, ये जो नितिन राउत साहब की जो निगरानी में जो कमेटी आई है, उस कमेटी ने ये पूरी तरह से हमारी बात को कंसिडरेशन करने के लिए राइट डाउन किया है। हम भरोसामंद हैं आज की तारीख में जो सिचुएशन में। हाँ, एक दूसरी बात, उसके पास उम्र होनी चाहिए। मैं भूल गया, 7-8 बात है, वही जो है उसके पास उम्र होनी चाहिए, वो नी रिप्लेसमेंट वाला नहीं होना चाहिए, कम से कम। क्योंकि आज अच्छा, मेरे ये तो पास सब बताए है, तजुर्बा कितने है, मेरे पास वाकछटा है, मैं 24/7 काम करने के लिए मेरे पास मेरा शरीर सपोर्ट नहीं करता, तो मैं पार्टी के लिए, क्योंकि हमको पता है कि हम संघ विचारधारा वाली राक्षसी और भारतीय जनता पार्टी फर्जतों के साथ काम करना है, तो इस सोच के साथ सामने लड़ना है, तो कम से कम हमारे पास शस्त्र सरंजाम पूर्ता होना चाहिए। इस बात को तो भाई नरेंद्र रावत जी भी हंसने लगे थे कि नहीं नहीं, आपके बात बोल्ड बात आपने रखी है, तीनों लोग ने मेरी बातें ग्राह्य रखी, ये सब डाउन किया, मतलब ये मेरी बात है, निर्दोष भाव हमने रखे हैं कि, लेकिन हमारे सब मिला के काम तो यही करना है कि गुजरात की जनता ने क्या मुखारविंद पर स्मित होना चाहिए, ऐसा काम करना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर ये बताइए कि हमको तो सुनाई दे रहा है कि अभी फिर से परेश दानानी साहब को बना रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, फिर मीडिया तो का फिर वही अभी तो फिर कोई वही खेल हो रहा है क्या, कि वही मतलब पुराने चेहरे और वही लोग, एक कुर्सी खाली करेगा, दूसरे की जगह बैठेगा, दूसरा दूसरे की जगह बैठेगा, चौथा पांचवे की जगह बैठेगा, बस वही लोग बैठते रहेंगे, यही होने वाला है क्या? मैं तो नहीं मानता ऐसा, कोई ऐसा डिसीजन अभी तो आया नहीं है, अभी तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमको कुछ पाना है, मतलब गुजरात की जनता के साथ खड़े रहना है, सफल और सक्षम विपक्ष का देने का हमारा कोई तजुर्बा है, तो मेरी सोच ये है, पार्टी की सोच और पार्टी का डिसीजन क्या होगा ये मेरे को पता नहीं अभी, लेकिन हम एक कार्यकर्ता रूप से हमारी जो राय रखने की है तो हम राय बेबाकी से रखते हैं कि हमें 24 के जो भी है उसके बदले में, जो भी कोर कमेटी है उसके बदले 51 में से, 51 में से 51 में से कोई भी बंदे को पसंद करिए और इसके साथ इसका रेपो बनाइए। आपने खूब बहुत सेवा की है गुजरात की और ये आप भी करते रहिए, लेकिन निर्णायक तबक्के में जब जनता के सामने, मतदारों के सामने जाना है, तो हम आज की तारीख में 2022 की इलेक्शन को हम फेस किया है, उस रिजल्ट को हम सामने रखते हैं, तो हम अगले टाइम जाने का है, कोई भी इलेक्शन के मोड में या संगठन का मोड में जाना है, तो कम से कम हमारे पास सक्षम नेतृत्व की एक छवि होनी चाहिए, सक्षम है या नहीं है, लेकिन हमें क्वालिफाइड होना चाहिए, सब लोगों को लगना चाहिए कि भाई ये कांग्रेस वालों को अच्छा लगे तो नहीं, लेकिन जनता को, मतदार को, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को भी लगना चाहिए कि नहीं नहीं, कांग्रेस ने अच्छा बंदा चूज किया है और ये कुछ कर सकता है। भरोसा देने के लिए कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा, वरना भरोसा ही नहीं देंगे हम, तब तक तो ये कोई बात तो नहीं बनती, हम तो बात करते रहेंगे, हम तो आपकी बात बिल्कुल विचारधारा। सही है मनोहर भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये बात सही है, क्योंकि एक जो एक क्रेडिबिलिटी थी बतौर एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और जिस बार चुनाव में हम घूम रहे थे, आप भी तो लोगों के बीच में रहते हैं, हम सब रहते हैं, तो ये बात तो सवाल था कि भाई जीता है तो फिर वही होने वाला है। वो देखिए 15 लोग तो अ, विधायक जो है वो तो छोड़ के चले गए बीजेपी में, अब फिर से जिताएंगे तो पता नहीं और कितने बीजेपी में चले जाएंगे। ये एक फैक्टर भी तो रहा है, और वो फैक्टर इसलिए हुआ है, मैं आपकी बात से इसलिए भी, दूसरी बात से भी, या तो पहली बात जिसको कहेंगे उससे भी सहमत हूं, क्योंकि अगर आपकी प्रादेशिक लीडरशिप अगर बहुत स्ट्रांग रही होती,
तो 27 साल तक आपको विपक्ष में बैठना ना पड़ता। ये भी बिल्कुल आपकी बात सच है। और हर बार जैसे कल गयासुद्दीन भाई से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई जगदीश ठाकुर साहब को सबने ऑलमोस्ट किनारे पे कर दिया था या तो अकेला कर दिया था, और बाकी इनका उनका इशारा उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा भरत सिंह सोलंकी की तरफ था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बीच बीच में जो है हमेशा मतलब दौरान पूरे इलेक्शन के दौरान उन्होंने बहुत परेशानी की और जगदीश ठाकुर को अकेला कर दिया। ठाकुर बेचारा ठाकुर साहब करे तो क्या करें। और उनका ये कल कहना था कि अब राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बार जो है कुछ रुचि नहीं दिखाई, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो हमने उनको कहा कि गियासुद्दीन भाई, क्या ये जिम्मेदारी प्रादेशिक नेतृत्व की नहीं बनती है कि वो चुनाव, प्रदेश का चुनाव वो जीत के दिखाएं। तो उनकी दलील ये थी मदर भाई कि नहीं देखिए, यहाँ तो नरेंद्र भाई, अमित भाई जैसे अगर लोग आके मोर्चा संभालते हैं और उसके खिलाफ अगर हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं आएंगे तो कैसे जीत पाएंगे। तो ये हर बार तो नहीं होता ना। तो आपकी बात से इसलिए सहमत हूं कि अगर प्रदेश का नेतृत्व अगर सक्षम या सबल नहीं है तब तक तो आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। और आप जो कह रहे हैं कि वो अगर 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 प्रदेश का नेतृत्व सही नहीं किया गया, अगर बहुत बड़े तौर पे बदलाव नहीं किए गए और सक्षम और नए और सेकंड कैडर के लोगों को अब फर्स्ट कैडर का नहीं बनाया गया, तब तक मुझे लगता है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत होते हुए कहता हूं कि आपका गुजरात कांग्रेस का तो पुनरुद्धार या नवसृजन, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, वो मुश्किल है। तो अब देखते हैं कि आपने जो बात कही है खुल के सबने, विशेष रूप से आपकी अगर बात करें तो भाई कि अब वो बात अगर मानी जाती है तो फिर कुछ कांग्रेस का भला गुजरात में हो सकता है, नहीं, अदरवाइज तो फिर एक बात बता रहा हूं मैं, मैंने जो भी बात की, मैंने तो हम्म, राहुल गांधी जी की बात की है कि कांग्रेस प्रदेश समिति में बड़ी सर्जरी करने की जरूरत है। तो मैं ये बात तो 4 से 5 साल पहले, 7 साल पहले तो राहुल जी ने बोले थे, राहुल जी बोले थे, गुजरात जी में आके बोले थे। तो वही बात हम करते हैं ने, हमने राहुल जी ने सिखाया कि सर्जरी की जरूरत है। इसका शब्द प्रयोग हम कर रहे हैं अभी। वरना तो क्या है कि यहाँ पे पार्टी के लिए कुछ बोलना ये तो हमारी छवड़ियों में नहीं है, लेकिन पार्टी की रियलिटी जो है वो तो राहुल गांधी जी ने अच्छी तरह से, और वो मैं बिलीव करता हूँ कि सर्जरी की जरूरत है। चलिए, सर्जरी की जरूरत है, बड़ी एक साफ सफाई की जरूरत है। बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है पार्टी में पड़ा हुआ है और कहते हैं कि उससे वास्तु खराब हो जाता है अगर बहुत कचरा इकट्ठा हो जाए तो आशा करते हैं कि आपके पार्टी में जो भी गार्बेज है या तो जो क्लीनिंग प्रोसेस की जरूरत है वो हो, की जाए। एक बात और करनी है आपसे। हमने उस दिन अब हमने आपका मैसेज पढ़ा तो हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फिर हमने थोड़ा स्टडी किया, फिर हम कहा कि आज उस पर बात करते हैं आपसे। दूसरा जो मुद्दा दर्शकों को बता दें, दूसरा मुद्दा अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो गौ माता को लेकर है। और गौ माता के लिए अगर गुजरात सरकार में गौ सेवा बोर्ड भी बना है, उसको लेकर भी है। और जो गुजरात की गौशालाएं हैं, चुनाव से पहले 500 करोड़ रुपया का एक पैकेज जो लंपी वायरस के चलते घोषित किया गया था गौशालाओं को, वो अब तक मिला नहीं है किसी को। तो वो सब क्यों नहीं मिला है और उसके क्या क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं। और गौ सेवा बोर्ड ने, जो गाय हमारी माता है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है एक तरह का। तो ये गायों के साथ क्या हो रहा है मदर भाई गुजरात में हमारे, ये बताइए। मयूर भाई, आपके सामने आपका जो शब्द प्रयोग था जो क्वेश्चन का, इसमें थोड़ा स्वस्थ कर दूं आपका कि 2022-23 का विधानसभा में जो बजट पारित होता है, उस बजट में 500 करोड़ रुपया गाय माता के लिए पर दिन, एक दिन 30 रुपया के लिए काउंट करके गुजरात की 1700 गौशाला और पांजरापोड़ में जो पशुधन है, उस जी पशुधन की स्ट्रेंथ है 4.5 लाख गौ माता। 4.5 लाख गौ माता के लिए ये जो 1700 गौशाला पंजरापोड़ है, उसके लिए 500 CR रकम का प्रावधान किया और बजट में भी ये कंसिडरेशन किया। बाद जी में 1 अप्रैल 2022 से ये उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का था। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रमुख धर्म सभा में राजकोट में ये बात का, ये पूरी बात का ये दोहरान करते हैं। भाजपा का, सरकार का मंत्री सी और ये इसके साथ प्रवक्ता भाई जीतू भाई वाघाणी, इसका भी ये रिपीट करते हैं। और ये योजना के नाम रखा था मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना। उसमें मुख्यमंत्री शब्द प्रयोग किया है कि मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना।
इस योजना के मुताबिक 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंटेशन करने का था। आज की तारीख कौन सी? 18 आज जनवरी। जनवरी। जी 18 जनवरी है। उसके बीच में फूटी कौड़ी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं छोड़ी। उस जी पूरे गुजरात में गौशाला चलाने वाले कोई साधु संत हैं, कोई गौ प्रेमी हैं, गौ जीव दया कोई बिलीव करने वाले कोई संस्थाएं हैं। पुराने समय में कांग्रेस के वक्त में ये अनेक रजिस्टर्ड गौशालाओं बनाया था, गांव में कई तालुका लेवल जी पे। उस जी गौशाला आज की तारीख में चलती है। भारतीय जनता पार्टी की भाग्यवान ये प्रचार के सामने एक भी गौशाला भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी रजिस्टर्ड तौर पे नहीं बनाया। फिर जी भी ये गौशाला का संचालकों को 500 सीआर देने का था। मतलब गौशाला का गौ माता के लिए ये वचन था। हमारे लिए, जी आपके लिए 6.5 करोड़ की जनता का वचन नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऑफिशियली गाय माता को मैंडेट दिया था कि माता, तुम्हारे लिए पर डे 30 रुपया का खाने का बंदोबस्त हम करेंगे। बिल्कुल 30 रुपया का खाने का बंदोबस्त करने में ये भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे को बेरोजगारी का रोजगारी का वचन, जैसे फार्मर को दुगुनी आय का वचन, जैसे कहीं ना कहीं दूध उत्पादकों पशुपालकों के लिए वचन, ये सबके लिए तो वचन बहुत दिया, लेकिन गाय माता के साथ वचन देने के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, आपने बताई लंपी वायरस में भारत सरकार और गुजरात सरकार की कोई भी पशुपालन डिपार्टमेंट की वेबसाइट आप सर्च करोगे तो नेचुरल डेथ के बाद सिवा कोई भी एक्सीडेंटली डेथ होते हैं गाय की तो उसको 16,000 रुपए का उससे सहाय मिलती है। जी नेचुरल डेथ नहीं थी, जो लंपी वायरस वाली नेचुरल डेथ नहीं थी, ये नहीं महामारी थी थी, ये प्रकोप थी। बिल्कुल तो प्रकोप के मुताबिक 25,000 गाय माता ये भगवान के धाम में चली गई, वो देव हो गई, मतलब ये मृत्यु हो गई। फिर भी जी गौशाला पशुपालकों को एक भी पैसा गुजरात सरकार ने नहीं उसको दिया। ये दूसरी बात। तीसरी जी बात ये कि गौ माता के लिए जब हम इलेक्शन में जाते हैं तभी एक बात गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की होती है। जी भगवान राम की बात तो अब नहीं बनती क्योंकि मंदिर बन रहा है। अभी ये जो गौ माता के लिए जो बोल रहे हैं कि तो गौ माता के लिए जो हत्या करना उसके मुताबिक कायदा बनाना, कत्ल खाना शुरू करना, कत्ल खाना के लिए कायदा बनाना, ये सभी बातें करते आज की तारीख में एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि गौ माता के खिलाफ कोई काम करने के लिए कोई गवर्नमेंट ने एक्शन लिया होगा, वो जेल में पड़ा हुआ है नहीं है। तो सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं आपको कि गौ माता के नाम पे गौ माता आज आंसू सार रही है। और क्या गौ माता बोल रही है? मैं मेरा अस्तित्व का संघर्ष कर रही हूँ। गाय माता अपना अस्तित्व का संघर्ष करिए। आज ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि पूरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 78 विलेज ऐसा है कि उसमें 1 इंच भी गौचर की जमीन नहीं है। तो पूरे जी गुजरात में जब और गाय माता के लिए खाने का बंदोबस्त करने का वचन दिया था वो भी फेल हो गया। तो गाय माता का आश्रय और गाय माता का पोषण दोनों लेने के बाद भी बोलते हैं कि हम गाय माता के हम बच्चे हैं। तो ये सब के लिए ये गाय माता की बात है। और दूसरी बात, आज की तारीख में ऐसा बना 2-3-4 दिन पहले कि कांग्रेस की सरकार में समय में 11 योजना थी। इसने बनाया गौ सेवा आयोग बनाया गुजरात सरकार ने। तो गौ सेवा आयोग के नीचे जो ओरिजिनल पशुपालन डिपार्टमेंट की योजना थी, ये योजना पशुपालन डिपार्टमेंट की थी और ये डिपार्टमेंट की योजना सब गौ सेवा आयोग के नीचे ले आई गई। बाद में ये 11 योजना को लॉक कर दिया, मतलब बंद कर दिया। आधिकारिक तौर पे अच्छा हमने जानने का प्रयत्न किया, अधिकारी ने ये बताया कि ये सब योजना नाम पूर्ति थी। मतलब ये सिर्फ योजना मात्र कागज पे थी। ये योजना कोई हमारा समय में शुरू भी नहीं किया था। 6.5 करोड़ का प्रावधान इसमें है। और ये कैसी कैसी योजना थी? जीव दया हेल्पलाइन। समझो कि आज हमारे यहाँ पे एससी हाईवे पर गायों लेके कोई ट्रक पसार हो रहा था और एक कत्ल खाने में जा रहा था, तो मेरे जैसा आप जैसा कोई बंदा हेल्पलाइन में फोन करके पुलिस बंदोबस्त करवा सकता था। वो हेल्पलाइन जीव दया हेल्पलाइन बोला जाता, बंद कर दिया। पशु ओळख पद्धति जो है, जो पशुओं की जो एक आइडेंटिफिकेशन था कोई औलाद की, वो भी बंद किया। आदर्श गौचर योजना का एक इंटीमेशन था, वो भी बंद कर दिया।
बड़द और जो बछड़ा है, इसका जो बछड़ा है वो परिवहन के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का उसकी भी सहाय थी, जैविक सहाय थी। ऐसे पशु संवर्धन गौचर विकास तालीम की सहाय थी, सहाय के लिए एकदम लाइब्रेरी थी। ऐसी कई योजना थी कि जो योजना के मुताबिक छोटे फार्मर के साथ पशुपालन का व्यवसाय होता था, पशुपालकों के लिए ये जबरदस्त योजना थी। ऐसे 11 योजना गुजरात सरकार ने प्रेम पूर्वक बंद कर दिया। कारण क्या बता रहे हैं? एक गौमाता प्रति भारतीय जनता पार्टी की संवेदना, इसकी समझदारी और इसके साथ हमारे सामने जो बात रखते थे, तभी ये सिचुएशन क्या थी, जब जीबान में शब्दों क्या निकलते थे और वास्तविकता पेपर पे भारतीय जनता पार्टी गौ माता के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। मनोज भाई, ये कारण बताया कुछ? आपने जब आधिकारिक तौर पे पूछा कि भाई क्यों बंद कर दी, तो कुछ बताया क्या? उसने बंद कैसे की, ये भी समझने जैसी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी, एक अचरज से देखने वाली, पामने वाली चीज क्या है मालूम है? गुजरात में कोई भी क्षेत्र में नया करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनती, लेकिन बंद करने में कमेटी बनती है। मयूर भाई, आप समझ नहीं पाओगे। ये राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जी। जब जब भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है तब एसआईटी बनाती है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को कोई ताला लगाना है तो एसआईटी जैसे कुछ न कुछ कमेटी बनाती है। ये कमेटी बनाई और कमेटी का रिपोर्ट आया कि ये बंद कर दो। कमेटी किस लिए बनाई? बंद करने के लिए बनाई। कमेटी इसलिए नहीं बनाई कि चालू रखना है, बंद करना है, ऐसे नहीं बनाई। ऐसे नहीं बनाई कि ये सब 11 योजना है, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको कुछ न कुछ नया रास्ता मिलने के लिए, कुछ सर्च का संशोधन करने के लिए कमेटी नहीं बनाई। और कमेटी बनाते नहीं। ये कमेटी इसलिए बनाई कि बंद करने के लिए कोई आदर्श होनी चाहिए, कि बंद करने के लिए कोई नई सरकार आ गई तो ये सरकार ने बंद कैसे की थी, तो कमेटियां बनाई थी, हमने कुछ नहीं किया। इसलिए पॉलिटिशियन लोग को, जो लोग हैं, जो राजकीय लोग हैं, जो सरकार है, वो सरकार सीधा मटका किसके पर फोड़ता है? अधिकारी पर फोड़ता है। अधिकारी ने क्या किया? अधिकारी ने गठन बनाया और कमेटी बनाई। कमेटी ने बोला कि 6.5 करोड़ का 4 करोड़ 60 लाख का खर्च है, वो खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, इसके कोई मान्य नहीं है। ठीक, फिनिश, 11 योजना बंद। ये इसमें बता रहे हैं कि कितने कितने किसान या कितने पशुपालक इसका लाभ ले रहे थे, जिनको अब लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, हमारे जब छोटे थे तब गांव में हमारे साथ पशुपालन का व्यवसाय करने वाले, हम खुद पशुपालन के साथ जुड़े हुए थे। खेती और पशुपालन एक सिक्के की दो बाजू है। जब गांव में क्या होता है कि गांव में जो अवावरू ढोर बोलते हैं, अवावरू मतलब किसी का कोई, जब मतलब कोई ने कई शब्द प्रयोग करते हैं, मतलब जिसका मालिक नहीं होता, ये या तो मालिक ने भी उसको ऐसे आखला है, जो बड़द है, आखला बोलते हैं, आखला है। ये आखला मतलब कि जो बैल होता है, जो खूंट होता है, बैल जिसको कहते हैं, हम हिंदी के दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जिसका कोई मालिक नहीं होता, वैसे ही घूमता रहता है, आवारा घूमता रहता है वो। हाँ, तो ये खूंट की जो औलाद नहीं है, नस्ल नहीं है, असल औलाद नहीं है, तो इस औलाद को खसीकरण करने की योजना होती है। जैसे उसका वंशम परंपरागत जो अच्छे नस्ल के औलाद के बच्चे के, कहीं न कहीं गाय के, बलद के जो औलाद होनी चाहिए, मतलब के काम में आने वाले के दूध है तो दूध उत्पादन के लिए अच्छी गाय बने, तो ये सब के लिए कहीं न कहीं रिसर्च संशोधन चलता था, अभी चल रहा है, लेकिन ये यंत्रवत कार्यान्वित से ठीक है, चलता है दिखाने के लिए। लेकिन सिचुएशन में ऑल मिला के क्या बोलता हूं कि गुजरात सरकार ने गौ माता के साथ क्या वचन दिया था माता को, ये वचन के साथ एक गौचर को बेचना, ये योजना गौ माता की बंद करना, उसको खाने के लिए बंदोबस्त करना, जाहिरात करना, गौ माता मुख्यमंत्री पोषण योजना का टाइटल लगाना, बाद में कुछ नहीं देना, तो ये सब क्या है? ये दोगली बातें, ये सब सरकार को, सभी को पता नहीं होता। आप जैसे मीडिया को ऐसे ऐसे सोचा कि गौ माता के लिए बात करेंगे, लेकिन एक भी टीवी चैनल पे इसकी चर्चा नहीं है। एक भी गुजरात में 11 योजना बंद कर दिया। वहां सर टीआरपी का मामला होता है, बेचारों को, वो क्या करेंगे? उनको ये होता है कि कुछ सनसनीखेज बातें की जाए ताकि लोग जो है देखें इसको, ये होता है ना। सरकार की सोच है, सरकार की सोच है, ये सोच के बारे में हम उसके साथ में एक काम गलत है, निर्णय लेकिन प्रावधान किया है, मुख्यमंत्री गौ माता पोषण योजना का नाम रखा है उसमें जी,
और 500 करोड़ नानी छोटी अमाउंट नहीं है, 500 करोड़ का प्रावधान करते हैं। अच्छा मनोहर भाई, ये कुछ आप बता रहे थे ना जब हमारी फोन पे बात हो रही थी कि ये 500 करोड़ अब तक क्यों नहीं किसी गौशाला को मिल रहा है? क्राइटेरिया कुछ आपने कहा कि इस तरह का बना दिया गया है, वो क्या है? इसमें क्राइटेरिया कुछ 1700 गौशाला पांजरापुर को देने का था, और वहां पे जितनी भी गौ माता लालन पालन हो रहा था गौ माता गौ पोषण योजना के मुताबिक, तो उसको देना था एक दिन का 30 रुपया प्रमाण एक गौ माता का कंसिडर करने का। लेकिन इसके पैसा नहीं निकालने के बदले में ये लोगों ने कहीं ना कहीं अधिकारी के तौर पे कहीं ना कहीं तुक्का लगाया। तुक्का ऐसे लगाया कि इसने एक क्लोज ऐसा लगाया, बाद में लगाया, क्लोज तो पहले नहीं था, देने के लिए तो जाहिरात कर दिया था, लेकिन जब जी देने का वक्त आया तब गुजरात सरकार ने क्लोज लगाया। एक क्लोज ऐसा लगाया कि कोई भी गौशाला है उसके साथ जमीन खुद की होनी चाहिए, जिस रजिस्टर्ड संस्था है उसके खुद की जमीन होनी चाहिए, 7 बार का उतारा होना चाहिए इसके पास, तो ही उसको देंगे। नंबर 2, 3000 की मर्यादा में ही देंगे, 3000 के ऊपर कोई पशु धन है अंदर तो उसको नहीं देना। लेकिन मतलब 2-3 मुद्दा ऐसा लगा दिया कि कम से कम 200 ने 1700 में से 250 गौशाला बची, मतलब सिर्फ 80 करोड़ 80 करोड़ 80 का मामला भी सिमट जाते। लेकिन वो लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि हमारे तो पूरा चाहिए, हमें क्या गौ माता का हम लालन पालन करते हैं, तो सरकार ने किया है इसलिए हम भरोसामंद थे इसलिए तो हम गौ माता के लिए कुछ न कुछ बाहर से लाके हम बंदोबस्त करते थे। आज की तारीख में ये लोग तो ये सोच रहे हैं कि गौशाला और पांजरापोल को खुला कर दो और गौ माता को भाजपा भरोसे छोड़ दो। नहीं, बात आपकी समझ रहा हूं मैं। तो ये बस वही वाली बात है, हाथी के दांत है भाई, खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। आप देखते रहिए, आपको आपको दिखावा कुछ और मिलेगा, फिर कुछ अंदर कुछ बात हमेशा और होती है। तो इसी मुद्दे को जो है फिर जब जैसे मनोहर भाई ने कहा कि कोई उठाता नहीं है, पर हम ऐसे मुद्दों को बिल्कुल उठाते हैं, क्योंकि भाई आप पशुपालन करते हैं जो लोग, वो वही तो दूध उत्पादन करते हैं, वही तो जो है पशुओं से निकलती, पशुओं से मतलब बहुत सारी चीजें जो हमको हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे काम में जो आती है, वो सब चीजें पशु ही तो आती है, कहाँ से आती है? अगर उसकी बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ये बहुत जरूरी है। एक चीज जाते जाते हम आपको बता रहे हैं, उस पर दर्शकों को भी बोल दें, एक हम कल बात करने वाले हैं। भाई ऐसा है कि गुजरात पुलिस जो है, अगर आपको पैसा चाहिए, बहुत जरूरत हो पैसे की, तो अब ये काम कानून व्यवस्था तो संभालने का काम तो अभी ठीक से हो नहीं रहा है, लेकिन एक और काम सौंपने की बात हो रही है गुजरात पुलिस को, वो है कि अब वो आपको लोन दिलाएगी। ठीक है, तो उस पर भी जो है बात करेंगे, लेकिन आज इस कार्यक्रम में हमें इन दो मुद्दों को लेकर बात करनी थी, और हमने बात की, और मनोहर पटेल साहब ने बड़ी बेबाकी से हमसे जो है, एक तो विदिन द पार्टी उन्होंने अपनी क्या बात रखी है, कांग्रेस में को नए नेतृत्व की, फ्रेश लीडरशिप की क्यों जरूरत है, उस पर उन्होंने बिल्कुल साफ और खुल के कहा। और ये जो गौ सेवा बोर्ड के द्वारा जो योजनाएं बंद की गई हैं, और गायों की बात, गौ माता की बातें तो बहुत होती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन धरातल पर वो जो 500 करोड़ रुपया है, वो क्यों, कैसे रोका गया, कैसे नहीं दिया गया, और सेवा बोर्ड की जो योजना है वो भी किस तरह बंद कर दी गई, क्या कारण देकर बंद कर दी गई, तो इन सब बातों से हमको मुखातिब मनोहर पटेल साहब ने आज हमारे साथ बातचीत करते हुए करवाया। तो मनोहर पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुद्दे हम लोग उजागर करते रहेंगे, और आपसे बातचीत का सिलसिला भी हमारा बिल्कुल जारी रहेगा। तो दोस्तों अब जी, तो अब जो है दोस्तों, काम हमारा जो है आज का इस कार्यक्रम का तो समाप्त होने जा रहा है, और सबसे गुजारिश जैसे करते हैं वैसे आज भी करेंगे कि अगर अच्छा लगता है आपको, तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और कमेंट जो है जरूर कीजिए। और बस इसी बात के साथ सबको शुभ रात्रि कहते हुए हम आज्ञा चाहेंगे आज। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।